नमस्कार दोस्तों, इस साल यानी 2024 में दुनिया के अनेक देशों में संसदीय चुनाव या पार्लियामेंट्री इलेक्शन या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। अभी आपने देखा कि हमारे देश में संसदीय चुनाव हुआ था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था। हमारा जो लोअर हाउस है, हमारा जो निचला सदन है जिसको लोकसभा कहते हैं, लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव करवाया गया था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और फिर अभी हमने देखा था ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं, संसदीय चुनाव होते हैं। ब्रिटेन का जो लोअर हाउस है, जो निम्न सदन है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का चुनाव करवाया गया था ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ऋषि सुनक साहब हार गए हैं और स्टारमर प्रधानमंत्री बन गए ब्रिटेन के। और अभी अभी फ्रांस के अंदर संसदीय चुनाव हुआ है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, यानी फ्रांस का जो निचला सदन है, लोअर हाउस है, जिसको वहां पर नेशनल असेंबली बोला जाता है, उसके मेंबर्स का चुनाव करवाया गया था। और जो चुनाव का रिजल्ट आया है, और चुनाव के रिजल्ट के बाद में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो दृश्य देखे गए हैं वो वाकई काफी डराने वाले हैं। जीत किसकी हो गई है? जो लेफ्ट विंग गठबंधन है, जो वामपंथी गठबंधन है, इसकी फ्रांस में जीत हो गई है। और इसके बाद में यह दृश्य आपको देखने को मिला है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसे दृश्य स्वाभाविक नहीं होते हैं। ये लोग आए दिन हमें ज्ञान तो देते रहते हैं। आपने सुना होगा कई बार कि लोकसभा चुनाव के टाइम पे वेस्टर्न मीडिया ने हमें कितना कुछ कहा था, कितनी आलोचना की थी। अब उसी वेस्टर्न देशों की यह हालत होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो। ये दृश्य पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के हैं। और तीन बड़े गठबंधन है, और तीनों गठबंधन में से जिस गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिली है, यानी लेफ्ट विंग कोalition को सबसे ज्यादा सीट मिली है, इसी के समर्थकों ने यह हिंसा भी की है, यह वायलेंस भी फैलाया है। तो एक विकसित देश में फ्रांस, जो एक यूरोप का सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, उसके अंदर इलेक्शन के बाद ऐसे दृश्य काफी डरा देने वाले हैं। आखिर क्या कारण हुआ है? यह लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, सेंट्रिस्ट क्या होता है, इमैनुअल मैक्रोन का क्या होगा? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है, क्या वो रहेंगे या वो जाएंगे? इस बात को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप एक घटना याद करो, यह बात है 6 जनवरी 2021 की। 6 जनवरी 2021 की घटना है। 2020 में अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। इसमें जो बाइडेन की पार्टी जीतना दी जाती है और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी हार जाती है। उसके बाद 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो अमेरिका की पार्लियामेंट है उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। वहां पर समर्थकों ने हिंसा कर दी, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर संसद के ऊपर समर्थक चढ़ गए थे। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक कंट्री होने का, लोकतांत्रिक देश होने का ज्ञान देता है, उसकी मैं हालत बता रहा हूं 2021 के। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, सर्वोच्च न्यायालय में चला गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो बाइडेन की जो जीत हुई है, वो जो चुनाव में जीते हैं वो सही जीते हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया है। और अभी अभी मैं फ्रांस के बारे में आपको बता रहा हूं, फ्रांस के अंदर भी अभी अभी इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है। और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में ऐसे दृश्य, यह मामला सीधा कोर्ट में जाने वाला है थोड़े दिनों में। और आपको यह भी पता है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब है, एस जयशंकर साहब, जो हमारे विदेश मंत्री है, लोकसभा चुनाव के टाइम पे जो वेस्टर्न मीडिया है, जिसमें फ्रांस का मीडिया भी था, ब्रिटेन का मीडिया भी था, जर्मनी का मीडिया भी था, यूएसए का मीडिया भी था, ये जो जिसको हम एक साथ वेस्टर्न मीडिया कहते हैं, इस मीडिया ने हमारी कड़ी आलोचना की थी। जब हमारे 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का इलेक्शन चल रहा था मई के महीने में, तब जाकर इन्होंने भारत को काफी सुनाया था कि भारत में लोकतांत्रिक देश अब भारत नहीं रहा, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहा, यहां पर पक्षपात होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, क्या हो रहा है ये भारत में, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। और उसी टाइम पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने अच्छा खासा सुनाया कि वो देश जो अपने खुद के चुनाव के रिजल्ट, जिनके खुद के चुनाव के रिजल्ट उनका न्यायालय, कोर्ट डिसाइड करता है, वो हमें ज्ञान देंगे। वो देश हमें ज्ञान देंगे जिनके देश के चुनाव के रिजल्ट कोर्ट डिसाइड करता है, न्यायालय के माध्यम से डिसाइड होते हैं कि कौन जीता है, कौन आ रहा है। वो हमें ज्ञान देंगे कि कैसे चुनाव करवाना चाहिए, कैसे चुनाव नहीं करवाना चाहिए। हम एक बहुत ही अच्छे देश में रह रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। आप इस बात को जान लो, हमसे विकसित, हमसे डेवलप्ड बहुत सारे देश हैं इस दुनिया में, यूरोपियन देश है, अमेरिका, बहुत सारे देश हैं। लेकिन वहां पर चुनाव की हालत आप देखो, चुनाव का रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है। हमारे देश में चाहे आपसी मतभेद बहुत होता है पार्टियों के अंदर, लेकिन फिर भी अंत में वो चुनाव का रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी रिजल्ट सुनाया है, निर्वाचन आयोग ने जो भी रिजल्ट सुनाया है, वो बिल्कुल सही सुनाया है। रिजल्ट आने से पहले
भले जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो काफी सुना रहा था कि ईवीएम हैक कर ली है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, गलत तरीके से चुनाव हुआ है, लेकिन जिस दिन 4 जून 2024 को रिजल्ट आ गया था उसके दिन के बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा, आराम से दिल से सारे के सारे रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ये होता है एक लोकतांत्रिक देश की पहचान, जिसमें उस देश की जनता, उस देश की सरकार, उस देश को चलाने वाले दिल से रिजल्ट को एक्सेप्ट कर ले बिना किसी मतभेद के, बिना किसी विवाद के। तो हमारा देश बहुत ही डेमोक्रेटिक, बहुत ही लोकतांत्रिक है, और वो भी तब जब हम 140 करोड़ हैं। यहां पर 86 करोड़ से ज्यादा तो मतदाता है, 86 करोड़ से ज्यादा, 86 करोड़ का मतलब 1-1 करोड़ के 86 देश बनाए जा सकते हैं। इतनी पॉपुलेशन, इतने मतदाता हमारे पास हैं, फिर भी हम इतने अच्छे तरीके से आराम से इलेक्शन करवाते हैं और आराम से सब इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और ये छोटे छोटे देश, ब्रिटेन, फ्रांस टाइप के देश, और अभी वेनेजुएला में भी आपने देखा था, अमेरिका के नीचे एक देश पड़ता है वेनेजुएला, वहां पर तो 37 उम्मीदवारों का गला ही काट दिया गया, मर्डर ही कर दिया गया था। तो वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमसे इस वेस्टर्न देशों को सीखना चाहिए। लोकतंत्र होता क्या है आखिर? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता के द्वारा ही लोगों को चुना जाएगा, जनता के लिए चुना जाएगा, और जनता का शासन रहेगा। जो प्रतिनिधि, जिनको एमपी और एमएलए कहते हैं, हमारे देश की जनता चुन के भेजती है। अब जरा डिटेल में बात करते हैं। फ्रांस के अंदर संसदीय चुनाव है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। देखो, फ्रांस के अंदर एक तो होता है प्रेसिडेंट और एक होते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जो इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति, उनको आप जानते हैं, इमैनुअल मैक्रोन साहब है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है। 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था, तो 2027 तक इमैनुअल मैक्रोन रहने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं था। हमारे देश में तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे प्रतिनिधि भाग लेते हैं, एमपी और एमएलए भाग लेते हैं, तब जाके राष्ट्रपति का चुनाव होता है। डायरेक्ट आम जनता भाग नहीं लेती है। हमारे देश में प्रधानमंत्री के चुनाव में आम जनता भाग लेती है, यानी लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेती है। लेकिन फ्रांस के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव में भी पूरी की पूरी जनता भाग लेती है। और इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति है, 2022 में बने थे, 2027 तक के रहने वाले हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति है। ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं था, ये प्रधानमंत्री के पद का चुनाव था। यानी जो फ्रांस की संसद है, यानी जो फ्रांस की पार्लियामेंट है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि 2 सदन है, वहां पर भी बाय कैमरलिज्म गवर्नमेंट चलती है। निचले सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं और ऊपर वाले सदन को सीनेट बोला जाता है फ्रांस के अंदर। जैसे हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं ना, वैसे फ्रांस के अंदर निचले सदन को नेशनल असेंबली और ऊपर वाले सदन को सीनेट कहा जाता है। यह नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव था, नेशनल असेंबली के मेंबर्स का यह चुनाव था। और नेशनल असेंबली के मेंबर्स का चुनाव 30 जून और 7 जुलाई को करवाया गया, 2 चरणों में। हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। यह इलेक्शन 2 चरणों में हुआ है। 30 जून को वोट पड़े हैं और 7 जून को वोट पड़े हैं, और 577 सीटों पर चुनाव करवाया गया है। जो नेशनल असेंबली की फ्रांस के अंदर टोटल सीट है वो है 577। जैसे हमारे देश में लोकसभा की सीट है 543, जैसे ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट है 650, वैसे फ्रांस के अंदर जो लोअर हाउस है, यानी जो एमपी या सांसद, जो आम जनता के प्रतिनिधि, जिनको आम जनता डायरेक्ट चुन के भेजती है, उनकी संख्या 577। और जीतने के लिए चाहिए 289 नंबर। बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 289 से ज्यादा सीट सिक्योर करनी पड़ेगी। कम से कम इतनी सीट होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में 543 का आधा करो, 273 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। और यहां पर इस देश में यानी फ्रांस में सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए 289 सीटों की आवश्यकता है। तो 2 चरणों में चुनाव हुआ। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसको बोलते हैं फ्रांस की पार्लियामेंट, फ्रांस की संसद। ये आपको फ्रांस की संसद सामने दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। 289 सीट चाहिए। 3 बड़े गठबंधन है, मैं पार्टी नहीं बोलूंगा, इनको बोलूंगा गठबंधन या कोएलिशन। एक गठबंधन तो है जिसको बोलते हैं लेफ्ट विंग या वामपंथी, एक गठबंधन होता है जिसको बोलते हैं राइट विंग या दक्षिणपंथी, और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रिस्ट। इमैनुअल मैक्रोन सेंट्रिस्ट हैं। ये जिस गठबंधन से जुड़े हुए हैं, इनकी पार्टी जिस गठबंधन से जुड़ी हुई है, उस सारे के सारे गठबंधन को एक साथ सेंट्रिस्ट बोला जाता है। डिफरेंस क्या है इनके अंदर? ये जो लेफ्ट विंग या वामपंथी होते हैं, ये थोड़े उदारवादी होते हैं, लिबरल होते हैं। ये दूसरे देशों के लोगों को अपने देश में आने देते हैं, इजाजत देते हैं। जो इमिग्रांट एक देश
छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। इनका मानना है कि हम उदारवादी हैं, लिबरल है, सभी देशों के नागरिकों का अपने देश में स्वागत है, तो ये इमिग्रेंट को अलाउ कर देते हैं, उनको अपने देश में आने देते हैं। दूसरा, ये मुस्लिम धर्म के समर्थक है, मतलब मुस्लिम्स के समर्थक है, और अगर मुस्लिम्स के ये समर्थक है तो पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हैं, फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, और इनकी चुनाव की रैली में तो गाजा के झंडे भी देखे गए हैं कई बार। तो ये उदारवादी है, लिबरल है, ये थोड़े जो आज के टाइम की जो पीढ़ी है उसके अनुसार सोचते हैं, और ये जो है ये थोड़े रूढ़िवादी हैं, ये थोड़े परंपरागत हैं, ये थोड़े कट्टरवादी हैं, है ना, ये थोड़ी पुरानी सोच के होते हैं, थोड़े राष्ट्रवादी टाइप के होते हैं। आप ऐसे समझ लो, इनको बीजेपी समझ लो और इसको कांग्रेस समझ लो, बीजेपी समझ लो आप इसको, ये थोड़े कट्टरपंथी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, परंपरागत होते हैं। ये अपने देश के अंदर किसी दूसरे देश के व्यक्तियों को अलाउ नहीं करते हैं, मतलब जो इमिग्रेंट होते हैं, जो फ्रांस में दूसरे देश के लोग रहने जाते हैं, उनके अलाउ नहीं करते हैं। मुस्लिम धर्म के ये पूर्ण रूप से खिलाफ है, ये मुस्लिम धर्म को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं अपने देश के अंदर। तो ये थोड़े उदारवादी है, इनकी सोच थोड़ी लिबरल है, ये थोड़े कट्टरबंदी और राष्ट्रवादी टाइप के लोग हैं। ये मुस्लिमों के समर्थक है और ये मुस्लिमों के समर्थक नहीं है। इसके बाद में ये जो सेंट्रिस्ट हैं, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब इनकी भी कुछ विचारधाराओं से सहमत होते हैं और इनकी भी विचारधाराओं से कुछ सहमत होते हैं। और ये जो मेलेंचन लेफ्ट विंग के जो लीडर हैं वो है मेलेंचन, सेंट्रिस्ट के जो लीडर हैं खुद इमैनुअल मैक्रोन साहब है, और राइट विंग के जो लीडर हैं वो है ली पेन। अब यहां पर रिजल्ट को आप देखो, लेफ्ट विंग को टोटल 180 सीट मिली है इस पूरे के पूरे गठबंधन को, मैक्रोन के गठबंधन को यानी सेंट्रिस्ट को 159 सीट मिली है, और राइट विंग यानी दक्षिणपंथ गठबंधन को 142 सीट मिली है। मतलब सबसे ज्यादा सीट मिली है लेफ्ट विंग को। लेफ्ट विंग गठबंधन की फ्रांस में जीत हो चुकी है। लेफ्ट विंग गठबंधन की जीत तो हो गई, लेकिन एक बात आप नोटिस करोगे कि सरकार बनाने के लिए 289 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। जैसे अपने देश में 273 का आंकड़ा पार करना जरूरी है, बीजेपी 240 तक ही रह गई थी, तो फिर गठबंधन किया था टीडीपी से, जनता दल यूनाइटेड से, चंद्रबाबू नायडू से, नीतीश कुमार से, तब जाके सरकार बनाई थी। अब यहां पर ये तीनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, ये आपस में मेल नहीं खाती है, इनकी थोड़ी इन दोनों से झुकाव मिलता है। लेकिन आप सीट नंबर देखोगे 180 इसको, 159 इसको, 142 इसको, किसी को सरकार बनाने की इजाजत अभी तक तो नहीं है। तीनों को अलग अलग सीट मिली है और कोई भी 289 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहां पर आप वोट परसेंट देखोगे ना, तो ये जो राइट विंग पार्टी है, राइट विंग गठबंधन, इसको वोट परसेंट मिला है 37.6% के आसपास। ये जो सेंट्रिस्ट है, इनको जनता ने वोट डाला लगभग 24.53 के आसपास, और ये जो लेफ्ट विंग है, इनको जनता ने वोट डाला लगभग 25.80% के आसपास। और मैं आपको बता रहा हूं कि ली पेन की गठबंधन की जीतने की पूरी संभावना थी, और वो आपको यहां पर दिखाई भी देता है कि जनता ने सबसे ज्यादा वोट तो इसी पार्टी को दिया है। जनता ने सबसे ज्यादा वोट राइट विंग को दिया है, दक्षिणपंथी पार्टी को दिया है, लेकिन इसको सीट कम मिली है। ऐसे मान लो कि इसने एक सीट 5 लाख के मार्जिन से जीत ली, कहीं पर एक सीट 5 लाख के मार्जिन से जीत ली, लेकिन इसे 5 सीट 10-10, 20-20, 50-50 हजार के मार्जिन से जीत ली, तो नंबर ऑफ सीट ये ले गया। सबसे ज्यादा वोट इसको डाला गया है, इस कोalition को डाला गया है, इस गठबंधन को डाला गया है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं, एक बेसिक सी चीज, कि ये मान लो कि किसी एक सीट के ऊपर 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख से जीत गई, तो वोट तो इनको ज्यादा पड़े हैं, और भले इनको वोट कम पड़े हैं, लेकिन ये 10-10, 20-20, 50-50 हजार छोटे छोटे मार्जिन से जीत गए हैं, और इनको सबसे सीट, और इसको सबसे ज्यादा सीट मिल गई, लेकिन ये सरकार नहीं बना पाएगा। इसीलिए लेफ्ट विंग के समर्थकों ने ही बखेड़ा खड़ा किया पूरा का पूरा। ये जो आपको हिंसा कर रहे थे, ये जो वायलेंस कर रहे थे, पेरिस राजधानी को एक गुंडा राज बना दिया फ्रांस के अंदर, वो लेफ्ट विंग के समर्थक ही है। इनके पास सीट भी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये सरकार नहीं बना सकते हैं। इसी बात से गुस्सा होकर जनता सड़कों पे निकल गई कि सरकार ही नहीं बना पा रहे हैं, क्या ही मतलब ऐसी सीटों का। इस वजह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ लाया भी है। ये जो आपकी राइट विंग पार्टी थी, राइट विंग पार्टी ने टोटल जीती है 142 सीटें। राइट विंग पार्टी ने टोटल 142 सीटें जीती है। राइट विंग पार्टी के सभी गठबंधनों को मिला के बोलते हैं नेशनल अलाई एंड एलीज, है ना, नेशनल रैली एंड एलीज बोलते हैं।
142 सीट। उसके बाद में ये जो आपका लेफ्ट विंग है जिसने सबसे ज्यादा सीट जीती है, इसमें जो बोला जाता है उसको बोला जाता है न्यू पॉपुलर फ्रंट। न्यू पॉपुलर फ्रंट, जैसे इंडिया नाम का गठबंधन है, एनडीए नाम का अलायंस है, इंडिया नाम का अलायंस है, गठबंधन ही तो है, इसमें बहुत सारी पार्टियां, वैसे इसका एक नाम है न्यू पॉपुलर फ्रंट, इसको 180 सीट मिली है। और ये जो मैक्रोन की पार्टियां और अन्य पार्टियां जो सेंट्रिस्ट है उनको हम बोलते हैं रिपब्लिक, और इनको मिली है कितनी, 159 सीट। और यहां पर मैं अभी आपको बता रहा था कि जो लेफ्ट विंग है ये मुस्लिमों की समर्थक है ना, मुस्लिमों का सपोर्ट करती है, मुस्लिमों को रहने की इजाजत देती है, और इनकी रैली में कई बार ये जो पैलेस्टाइन है इसका झंडा भी कई बार देखा गया है, ठीक है। और इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आता है, या इसको अच्छा कहना अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपने सुना होगा कि जो जूस होते हैं, जूस का जो मंदिर होता है उसको सिनेगोग बोला जाता है, ठीक है। जैसे हिंदुओं में मंदिर बोलते हैं, मुस्लिमों में मस्जिद बोलते हैं, ईसाइयों में चर्च बोलते हैं, ठीक है, और सिख समुदाय में आपने देखा होगा कि गुरुद्वारा बोलते हैं। वैसे जूस यहूदी लोग अपने मंदिर को बोलते हैं सिनेगोग। और सिनेगोग का जो सबसे बड़ा लीडर होता है, सबसे बड़ा जो पुरोहित होता है, पंडित होता है, उसको बोला जाता है राबाई। जैसे अपन पुरोहित बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, मुस्लिम समुदाय में इमाम बोल देते हैं, है ना। जैसे सिख समुदाय में गुरु महाराज बोल देते हैं, और क्रिश्चियन समुदाय में पोप बोल देते हैं। वैसे जूस कम्युनिटी का जो सिनेगोग होता है, जो उनका मंदिर होता है, उसका जो सबसे बड़ा लीडर है उसका नाम है रबाई। और उसने कहा है देयर इज नो फ्यूचर फॉर जूस इन फ्रांस। अब फ्रांस के अंदर जूस का कोई भी फ्यूचर नहीं है, फ्रांस के अंदर यहूदियों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। इट इज क्लियर टुडे दैट देयर इज नो फ्यूचर फॉर जूस इन फ्रांस। आई टेल एवरीवन, मैं हर एक जूस को, यहूदी को बताना चाहता हूं जो फ्रांस में रहता है, हु इज यंग टू गो टू इजराइल। अगर आप यंग हैं, जवान हैं, इजराइल जा सकते हैं तो चले जाओ, या किसी ऐसे कंट्री को ढूंढो जो आपके लिए सिक्योर हो, सुरक्षित हो। अब फ्रांस आपके लिए सुरक्षित नहीं है। और वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं फ्रांस आपके लिए सुरक्षित नहीं है? क्योंकि जीत किसकी हो गई है? लेफ्ट विंग की। और लेफ्ट विंग किसके समर्थक है? मुस्लिमों के समर्थक है। तो मुस्लिमों के समर्थक वाली पार्टी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, इन्हीं की भविष्य में सरकार बनने वाली है। तो यहां पर अब जूस के ऊपर अत्याचार हो सकता है, जुल्म हो सकता है, इनको सताया जा सकता है, उत्पीड़ना दी जा सकती है। तो आप जूस या यहूदी लोग फ्रांस को छोड़ दो, ऐसा देश ढूंढो जो आपके लिए सुरक्षित हो, अच्छा हो। अब क्या, अब फ्रांस के अंदर 3 बड़े गठबंधन है, और तीनों बड़े गठबंधनों को किसी को भी मेजोरिटी या बहुमत नहीं मिला है, कि कोई भी 289 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। तो ऐसी स्थिति में जब 3 बड़े पार्टियों को या 3 बड़े गठबंधनों को अलग अलग बराबर लगभग वोट मिल जाते हैं, कोई भी एक पार्टी या कोई भी एक गठबंधन बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद वह होती है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, यानी किसी एक पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स या संसद के निचले सदन में आधे से अधिक सीटें नहीं मिलती है। अभी मैं आपको बता रहा था कि 289 का आंकड़ा चाहिए यहां पर सरकार बनाने के लिए। एक को 180 मिली है, एक को 159 मिली है, एक को 143 मिली है, किसी को भी यहां पर 289 से सीटें ज्यादा नहीं मिली है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में अगर त्रिशंकु वाली स्थिति पैदा हो जाती है, किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को मेजोरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, वो सत्ता में रह सकता है, त्यागपत्र ना दे। वो चाहे तो सत्ता में रह सकते हैं, त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं। किसी छोटे मोटे गठबंधन के साथ हाथ मिलाकर वो अपनी सरकार चला सकते हैं, जब तक कोई एक बड़ा दल इस बात की पुष्टि नहीं कर देता, प्रेसिडेंट को जाकर ये नहीं बोल देता कि हमारे पास 289 से ज्यादा सीटें हैं, इससे ज्यादा नंबर है, हम सरकार बनाएंगे, तब तक प्रेजेंट का जो प्रधानमंत्री है वो सत्ता में बना रह सकता है, और किसी छोटी मोटी पार्टी के साथ गठबंधन करके वो सरकार चला सकता है। अब क्या किया जाए? एक तरीका यह भी है कि सदन की सबसे बड़ी पार्टी अल्पमत सरकार का गठन करे। जो भी सबसे बड़ी पार्टी यानी लेफ्ट विंग अब किसी छोटे मोटे दल के साथ मिलके, इसमें कोई छोटा दल होगा उससे हाथ मिला ले, इसमें कोई छोटा दल होगा उससे हाथ मिला ले, तो अल्पमत की सरकार का गठन करें। लेकिन जब ये विधेयक पास करेंगे, कानून नियम बनाएंगे, तब इनको बहुत ज्यादा समझौता करना पड़ेगा। जो मंत्रिमंडल बनाएंगे उसमें मंत्रियों को सीट देनी पड़ेगी। मैं इसको भारत से रिलेट करता हूं। बीजेपी को मिली 240 सीटें, 273 से कम सीटें मिली है, आपको पता है। अब तो खैर 272 हो गया ये आंकड़ा। 240 से कम सीटें मिली। 16 सांसद टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू को मिलाए। 12 सांसद जनता दल पार्टी नीतीश कुमार की मिलाई, और अन्य छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर इन्होंने 293 का आंकड़ा दिखा दिया। किसको? प्रेसिडेंट को। तो इन्होंने सरकार बना ली। वैसा यहां पर करना है कि ये जो बड़ा दल है, ये बड़ा दल क्या कर सकता है? ये बड़ा दल, ये जो
गठबंधन हैं दो बड़े, इन दो बड़े गठबंधनों में से छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उसको अपनी तरफ करके एक बड़ी पार्टी के रूप में एक बड़ा गठबंधन बना के 289 का आंकड़ा पार कर देता तो सरकार बना सकता है। और अगर कोई भी पार्टी इन विकल्पों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो संसद भंग कर दी जाएगी। संसद तो खैर बनी नहीं है, भंग कहां से होगी। तो प्रेजेंट के जो प्रधानमंत्री है वो बने रह सकते हैं तब तक जब तक कि कोई अपना बहुमत सिद्ध यहां पर नहीं करता, या फिर वापस चुनाव करवाया जाएगा, वापस चुनाव होगा, वापस इलेक्शन होगा, यही एक ऑप्शन बचता है। और 2024 ब्रिटेन, ईरान, फ्रांस में क्यों हारे सत्ताधारी? ये जो 2024 का चुनावी साल है, अकेले यूरोप में कम से कम 64 से ज्यादा देशों में राष्ट्रीय चुनाव है, नेशनल इलेक्शन होने वाले हैं। और इनमें से कई देशों में चुनाव हो भी चुके हैं, जैसे भारत में हो चुके हैं, ब्रिटेन में हो चुके हैं, फ्रांस में हो चुके हैं। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश, दुनिया के जो सबसे अधिक आबादी वाले 10 देश हैं उनमें से 8 देशों में 2024 में इलेक्शन होने वाला है, संसदीय चुनाव होने वाला है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाला है। और इसमें भारत में तो हो भी चुका है, आपको पता है। और यहां पर यह देखने को मिला है, इस साल जो ट्रेंड देखने को मिला है उसमें सत्ताधारी पार्टियां हारी है। जो रूढ़िवादी है, जो परंपरागत है ना, जो पुरानी विचारधारा के हैं, जो रूढ़िवादी है, जो राष्ट्रवादी है, जो कट्टरपंथी है, वो पार्टियां इस बार हारी है। जो लिबरल है, उदारवादी है, वो पार्टियां जीत दर्ज की है इस साल। और ब्रिटेन में भी आपने देखा, ईरान में भी देखा, फ्रांस में भी देखा। क्यों हारे सत्ताधारी, क्या बताते हैं 2024 के इलेक्शन? देखो, बीते हफ्ते ब्रिटेन, फ्रांस और ईरान में बड़े बड़े चुनाव हुए हैं और चुनाव के अंदर आपने क्या देखने को मिला है, मैं आपको एक छोटी सी इमेज दिखाता हूं, इससे आप समझ पाएंगे। देखो, अभी ब्रिटेन के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो ब्रिटेन के अंदर कौन हार गए? दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी का मतलब क्या होता है? राइट विंग वाले। राइट विंग का मतलब क्या होता है? जो रूढ़िवादी होते हैं, परंपरागत होते हैं, जो राष्ट्रवादी होते हैं, जो कट्टरपंथी होती है, ये हार गए हैं। जीत कौन गई है? लेबर पार्टी जीत गई है, उदारवादी पार्टी जीत गई है, स्टारमर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और अभी फ्रांस के अंदर भी आप देखो, हारे कौन है? यहां पर तो खैर इसने सेंट्रिस्ट का एग्जांपल दे दिया, हारे कौन है? राइट विंग वाले। राइट विंग का मतलब कौन? दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी का मतलब क्या? जो रूढ़िवादी है, परंपरागत है, राष्ट्रवादी है, कट्टरवादी है, उनकी पार्टी हार गई है। और लिबरल जीत गए, मतलब लेफ्ट विंग वाले जीत गए हैं, उदारवादी विचारधारा के लोग जीत गए। और ईरान में भी अभी राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था, आपको पता है, ठीक है। इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, और इलेक्शन हुआ था। इसमें अति रूढ़िवादी, जो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे, जो बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी थे, जो बहुत ही ज्यादा कट्टरपंथी राष्ट्रवादी टाइप के लोग थे, वो नेता हार गया है। और जीत कौन गया है? एक डॉक्टर जीत गया है, एक सुधारवादी व्यक्तित्व का आदमी जीत चुका है। तो यहां पर एक चीज आपको शो हो रही है कि 2024 के इलेक्शन में जो राइट विंग वाली पार्टियां हैं, जो रूढ़िवादी है, परंपरागत है ना, जो राष्ट्रवादी है, कट्टरवादी है, जो अपने देश में किसी दूसरे को अलाउ नहीं करती है, अपने देश को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, आम जनता की बातें कम सुनती है, वो सारी की सारी पार्टियां आपको हारती हुई नजर आ रही है। और ऐसी पार्टियां जीत रही है जो क्या है? लिबरल है, उदारवादी है, जो सबको साथ में लेकर चलना चाहती है या नए जमाने की सोच के साथ चलना चाहती है। तो ये इसका रिजल्ट रहा है। तो अभी तक फ्रांस के अंदर किसी भी गठबंधन ने बहुमत सिद्ध नहीं किया है, मेजोरिटी सिद्ध नहीं की है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है फ्रांस में वापस इलेक्शन देखने को मिले, या अगर ये जो लेफ्ट विंग पार्टी है ये किसी अन्य छोटे मोटे पार्टी के दल को अपने अंदर शामिल कर ले और 289 का आंकड़ा पार कर दे तो ये आराम से सरकार बना लेगी। तो उस देश के अंदर ऐसे हालात हैं। अमेरिका का मैंने आपको एग्जांपल दिया 2021 का, ट्रंप के समर्थक संसद पे चढ़ गए थे। फ्रांस के अंदर आप देखो, चुनाव का नतीजा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कैसा लोकतंत्र है ये? कैसी डेमोक्रेसी है? वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक लोकतांत्रिक देश में, हमारे देश में हमारी जनता, हमारी पार्टियां, हमारे देश की सभी लोग चुनाव के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे चुनाव का डिसीजन कोर्ट नहीं करता है और इन देशों के चुनाव का डिसीजन कोर्ट करता है। ये एक अलग पहचान है। हमसे इन लोगों को सीखना चाहिए, बजाय ये लोग सारे दिन हमें ज्ञान बांटते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को खतरा है? कुछ भी खतरा नहीं है, तुम्हारे देश में लोकतंत्र को खतरा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।